देखिए, असल में ये बात ही बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक न्यायाधीश जो है वो किसी मामले का फ़ैसला करते वक़्त में जस्टिस के बुनियाद पर, लैंड रिकॉर्ड के बुनियाद पर, रेवेन्यू रिकॉर्ड की बुनियाद पर फ़ैसला करने के बजाय वो ये कहते हैं कि मैंने भगवान से माँगा और भगवान ने मुझे आदेश कर दिया, मैंने फ़ैसला कर दिया। ये एक सेकुलर कंट्री के अंदर ये अप्रोच बिल्कुल गलत है, हाईली कंडेमेबल है। इसकी वजह ये है कि आपने जो फ़ैसला दिया, आप उसके ऑब्ज़र्वेशन को देखिए, वो पूरे ऑब्ज़र्वेशन मुस्लिम पक्ष के हक़ में जाते हैं। पहली बात वो ये कहते हैं कि हमें कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित होता हो कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़ के बनाई गई है। पहला मुद्दा जिसके ऊपर इतनी लंबी लड़ाई लड़ी गई थी वो उसको साफ़ कर दिया। दूसरी बात ये कही कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की फाइंडिंग के अंदर कोई ऐसी बात नहीं मिली जिससे ये लगे कि यहाँ कोई मंदिर था। और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो चीज़ें पेश की है वो 400 साल पहले की है, बाबरी मस्जिद के बनने से 400 साल पहले की है। फिर ये कहते हैं कि मूर्तियाँ जो रखी गई है वो एक क्रिमिनल एक्ट है, वो असंवैधानिक है, वो गलत है। फिर ये कहते हैं कि 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद जो शहीद की गई, ध्वस्त की गई, वो भी एक मुजरिमाना फेल था। ये सब ऑब्जर्वेशन मुसलमान पक्ष में। और उसके बाद ये कहते हैं लेकिन हिंदुओं का भी ये दावा है कि वहाँ पे उनकी आस्था है कि वहाँ पे मंदिर था। आप आस्था की बुनियाद पर फैसला देंगे या लैंड रिकॉर्ड की बुनियाद पर देंगे या रेवेन्यू रिकॉर्ड की बुनियाद पर देंगे या आप जो सबूत हैं, जो विटनेसेस हैं, उनके बुनियाद पर देंगे? तो ये सब छोड़ के जो है अब अगर आस्था के बुनियाद पर फैसले होने लगेंगे देश के अंदर, तो फिर इसका मतलब ये कि वो संविधान ने जो बुनियाद बनाई है वो संविधान की बुनियाद रह जाएगी। तो हम समझते हैं कि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो बात कही है ये बात बहुत गलत है। अगर फैसले की बुनियाद ये थी तो ये बिल्कुल गलत थी, असंवैधानिक थी। लेकिन न्यायपालिका में सब लोग एक तरह के लोग नहीं हैं। हम ये देख रहे हैं कि फ़ैसले ऐसे भी आ रहे हैं और फैसले वैसे भी आ रहे हैं। यानी ये कि हम ये देखते हैं कि जो लोग जेलों में बंद हैं उनको रिहाई भी मिल रही है और कुछ लोगों को रिहाई नहीं भी मिल रही है। तो असल चीज़ जो है वो आप ये भी देखिए कि वो जो पीठ बनती है, वो जो बेंच बनती है, उस बेंच में अगर इंसाफ पसंद लोग होते हैं तो फैसला इंसाफ के हक़ में आता है। लेकिन अगर वो किसी धारणा से मुतासिर होते हैं, किसी और चीज़ से मुतासिर होते हैं तो फैसला गलत हो जाता है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि अभी भी हमारी न्यायपालिका पर से पूरा लोगों का विश्वास ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन अगर यही सिलसिला चलता रहा, न्यायपालिका और न्यायाधीश इस तरह के फैसले देते वक्त में इस तरह की बात करेंगे कि हमने भगवान से मांगा और उन्होंने ये हमको रास्ता दिखा दिया, तो फिर आप फैसला कैसा होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। चीफ जस्टिस वो बार बार कहते हैं और बार बार कहे जा रहे हैं कि बेल इज़ ए रूल, जेल इज़ एन एक्सेप्शन। इन बच्चों के साथ में उल्टा मामला हो रहा है, जुडिशल प्रोसेस ही पनिशमेंट बनता जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि 4 साल, 4.5 साल, 5 साल का समय हो रहा है और वो जेल से बाहर नहीं आ पा रहे, ट्रायल भी शुरू नहीं हो पा रहा है। तो ये आप बच्चों को, नई नस्ल के लोगों को, उनकी जवानी को जेल के अंदर सड़ा रहे हैं, तो ये अप्रोच सही नहीं है। इससे पहले भीमा कोरेगांव वाले मामले में भी ऐसे ही हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये इसको इस नज़र से देखना चाहिए कि हमारे देश ने, हमारे संविधान ने जो मूल अधिकार दिए हैं उनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। हमारा मानना ये है कि पिछले कई सालों से जितने पार्लियामेंट का या स्टेट का इलेक्शन होता है वो असल मुद्दों के बजाय इमोटिव इश्यूज़ पर, इमोशनल इश्यूज़ पर, कम्युनल इश्यूज़ पे हो रहे हैं और जो असल मुद्दे जो पब्लिक को फेस कर रही है वो मुद्दे बाहर साइड लाइन में चले जाते हैं। तो अभी आपने देखा हरियाणा का इलेक्शन हुआ, हरियाणा के इलेक्शन में भी जो मुद्दे डोमिनेट करते रहे हैं कि भाई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, तो ये अप्रोच सही नहीं है। हमारे देश के अंदर जो पब्लिक के इश्यूज़ हैं, आप जानते हैं कि इस वक्त में महंगाई कितनी बढ़ गई है, जॉब्स का कितना बड़ा प्रॉब्लम है, कितने बड़े पैमाने के ऊपर में जो है लोग सफ़र कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कम्प्लीटली कोलैप्स हो गई है। ये मुद्दों पर कोई गुफ्तगू ही नहीं हो रही है। तो हम समझते हैं कि अब आप जानते हैं कि अब महाराष्ट्र का इलेक्शन है और महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद छत्तीसगढ़ का इलेक्शन है, वहाँ भी जिस तरह की स्पीचेस हो रही है आप जाकर देखिए। तो ये जो इश्यूज़ हैं हम समझते हैं कि हम महाराष्ट्र की जनता से और झारखंड की जनता से अपील करना चाहते हैं कि वो जिस पार्टी को भी सपोर्ट करें। देखिए, सपोर्ट करने की बुनियाद ये होनी चाहिए कि हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आदमी कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट करता हो, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमारी प्रियम्बल में जो बातें कही हैं कि जस्टिस हो, लिबर्टी हो, फ्रेटर्निटी हो और ये इक्वालिटी हो,
जो पार्टी इन मुद्दों के साथ काम करने के लिए तैयार है, जो फंडामेंटल राइट्स को रेस्पेक्ट करती हो, जो समाज को ज़ात पात में और धर्म के आधार पर बांटती ना हो, जो घुसपैठिया और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करती हो, ऐसी पार्टियों को वोट देने के बजाय उन पार्टियों को वोट दें जो पार्टियां समाज के अंदर इंसाफ लाना चाहती हैं, जमात के अंदर भेदभाव ख़त्म करना चाहती हैं, समाज के अंदर जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के दरमियान एक मित्रता और भाईचारा इस्टेब्लिश करना चाहती है। ऐसी पार्टियों को सपोर्ट करना चाहिए। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया एक राजनीतिक पार्टी है। झारखंड में और महाराष्ट्र में हम लोग इस बार पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं और हमने ये फैसला किया है कि वो जो सेकुलर ताकतें इन स्टेट्स में काम कर रही हैं इंडिया अलायंस की शक्ल में, हम उन ताकतों को अपना सपोर्ट एक्सटेंड कर रहे हैं। इस दरख्वास्त के साथ में या इस रिक्वेस्ट के साथ में जनता से कि वो उन्हीं लोगों को के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें जो ताकतें देश के अंदर भेदभाव ख़त्म करना चाहती हैं, जो ताकतें इन देश के सामने जो जटिल समस्याएं हैं, किसानों की समस्या हो, यूथ की समस्या हो, विमेन की समस्या हो, माइनॉरिटीज़ की समस्या हो, इन समस्याओं को जो हल करने के लिए आगे बढ़ने वाले हों, दलित की समस्या हो, ट्राइबल्स की समस्या हो, ऐसी ही पार्टियों को वो सपोर्ट करें, ना कि उन पार्टियों को जो समाज को तोड़ रही हो, बांट रही हो, कम्युनलाइज कर रही हो। ऐसी ताकतों को नहीं सपोर्ट करना चाहिए। और इसी तरह से हम ये देखते हैं कि समाज के अंदर पिछले कई सालों से, जब से ये पार्टी पावर में आई है, ये हेट कैंपेन चल रही है, ऐसी स्पीचेस दी जा रही है जो समाज को बांटती है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। फिर एक बात और ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो हमने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में बात की है, हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि आप जानते हैं, आप दिल्ली से आते हैं कि CA-NRC की यहाँ तहरीक चली थी और जो दिल्ली के दंगों से गलत तरीके से हमारे नौजवानों को जोड़कर अब जेल के पीछे डाल दिया गया है। हमारे नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर रईसुद्दीन साहब हैं और डॉक्टर रईसुद्दीन साहब बंगाल से ताल्लुक़ रखते हैं, वेस्ट बंगाल से। प्रोफेशनली आप डॉक्टर हैं, मेडिसिन के डॉक्टर हैं और इसके साथ साथ जो है आपका एक लंबा अरसे से पॉलिटिक्स में योगदान रहा है। आप पहले वेलफेयर पार्टी बनने के बाद पहले हमारे स्टेट प्रेसिडेंट थे वेस्ट बंगाल के, और उस ज़माने में आपने जंगीपुर से पहला इलेक्शन लड़ा था 2012 में, जब प्रणब मुखर्जी साहब ने वहाँ से जो है वो सीट खाली की थी राष्ट्रपति बनने के बाद, तो हमने वहाँ से पहला इलेक्शन लड़ा था और पहले इलेक्शन में डॉक्टर साहब ने 40,000 वोट हासिल किए थे। डॉक्टर साहब का एक लंबा वक्त गुजरा है सियासत में, पॉलिटिक्स में, और अब हमारी रिसेंटली जो नेशनल फेडरल जनरल काउंसिल की मीटिंग हुई, उसमें आपको नए साल के लिए 4 साल के लिए अध्यक्ष चुना गया। आपके बगल में जो बैठे हैं ये हमारे रविशंकर त्रिपाठी जी हैं। रविशंकर त्रिपाठी हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं और रविशंकर त्रिपाठी साहब का भी पॉलिटिकल इतिहास बड़ा लंबा है। आप से पहले पीस पार्टी में थे, वहाँ के कई अहम पदों पर रहे आप, और आप डुमरियागंज एक MP कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ से बिलोंग करते हैं और सियासत में, राजनीति में एक लंबा आपका वक्त गुजरा है और उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहरहाल आपने बहुत करीब से देखा है। आपके पड़ोस में बगल में जो बैठे हैं वो हमारे सुब्रमणी आर्मुगम साहब हैं। सुब्रमणी आर्मुगम वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, चेन्नई से, और उससे पहले पार्टी में 2011 से ही आप मौजूद हैं, जब से पार्टी बनी है, और पार्टी में आने से पहले आप कई सिविल सोसाइटी मूवमेंट से वाबस्ता रहे। मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पर शीमा मोहसिन साहिबा हैं। शीमा मोहसिन साहिबा जो है आपके बेंगलोर की हैं और ये नेशनल जनरल सेक्रेटरी है पार्टी की, और ये इससे पहले भी नेशनल जनरल सेक्रेटरी थी, पिछले साल भी, और ये भी 2011 से ही पार्टी के साथ जुड़ी हैं। तो फाउंडर मेंबर्स में भी आपका शुमार होता है और वहाँ पर वक्फ बोर्ड के अंदर भी रही हैं, उसके वक्फ बोर्ड की मेंबर रही हैं, पहली विमेन मेंबर थी कर्नाटक वक्फ बोर्ड की, और उसके साथ साथ वहाँ एक बड़ा ऑर्फनेज है, मुस्लिम ऑर्फनेज, उसके जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसकी अध्यक्ष है। मेरा नाम डॉक्टर एस्क्वार इलियास है। मैं भी पार्टी का फाउंडर मेंबर हूँ और
2011 से ही मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ इस वक्त में, पार्टी का अध्यक्ष था पिछली बार। तो अब मैं चाहता हूँ कि इस वक्त हमारे सामने जो विषय हैं, ख़ास तौर से 4 विषयों पर हम आपसे बात करेंगे। एक तो अभी जो वक्फ़ अमेंडमेंट बिल 2024 का जो वक्फ़ अमेंडमेंट बिल है, जो पार्लियामेंट में पेश हुआ था और पार्लियामेंट पेश होने के बाद वो जेपीसी को सौंप दिया गया। अब जेपीसी इस पर मुख्तलिफ़ लोगों से उनका ओपिनियन सीख कर रही है। तो उस पर हमारी जो हमारा जो रिएक्शन है, हमारी जो उस पर रिस्पांस है, वो हम आपके सामने रखेंगे। दूसरी बात जो है वो हम महसूस करते हैं कि ये जो विवाद या पिछले 1 साल से युद्ध चल रहा है, लड़ाई चल रही है फ़लस्तीन में, गज़ा में, और यानी आपके इसराइल के दरमियान जो लड़ाई चल रही है, जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं। 42-45 हज़ार लोग शहीद हो चुके हैं अब तक के, और उसमें 2/3 जो है वो बच्चे और औरतें हैं, महिलाएं हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कि क्राइम इंटरनेशनल कोर्ट ने उनको, नेतन्याहू को तंबीह की है, उनको जेनोसाइड का मुजरिम करार दिया है। इसके बावजूद भी कि यूएनओ ने उसके ख़िलाफ़ सख्त रेजोल्यूशन मंजूर किए हैं, लेकिन जिस तरह से बड़ी ताकतें अमेरिका और यूरोप उनको सपोर्ट कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर वहाँ पे यानी जेनोसाइड हो रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। लेकिन